आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। और पाठचर्या का पहला प्रश्न देखें। इससे पूर्व वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते समय आप लोग भूल जाते हैं लाइक और शेयर करना। फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करिए, जिससे कि हम पाठचर्या को प्रारंभ कर सकें। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इनमें द्विवेदी युग के कवि कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहनलाल द्विवेदी। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। जबकि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त जी त्रिवेदी युग के साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, अब महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह पंक्तियां लिखी गई हैं मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी? द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत कहा जाता है? तो कविता कामिनी कांत उपनाम से जाने जाते हैं नाथूराम शर्मा शंकर। विकल्प ए के साथ आप अगर उत्तर दे रहे हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है? तो इसका उत्तर अगर आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। चौथा विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि इसमें से कौन है? कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि इसमें से कौन है? और अगर आपने उत्तर में सराहपा को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही जवाब है। बी विकल्प इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? और इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर गुलाब राय। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल का समय क्या है? तो आदिकाल का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक इसमें माना जाएगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर। और अगर यह विक्रमी संवत होता, देखिए गलती से आप अगर सी विकल्प के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पर यह विक्रमी संवत होता तो यह विकल्प सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ईस्वी सन पूछा गया है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विसल देव रासो का 12 मासा वर्णन जो विरह का वर्णन है, यह किस महीने से प्रारंभ होता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो विसल देव रासो का जो 12 मासा है वह प्रारंभ होता है कार्तिक मास से। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है?
निम्नलिखित में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? तो इसका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा कुमार रासो। विकल्प ए इसका कुमार रासो राइट आंसर हो जाएगा। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 10। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? और उत्तर अगर आप पृथ्वीराज रासो सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया शुक्ल के अनुसार पहला महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था श्रीचंद ने। विकल्प डी इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस का अंगिरस क्या है? रामचरितमानस का अंगिरस क्या है? तो रामचरितमानस का अंगिरस शांत रस है। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है? गर्भरंडा रहस्य कृति के रचनाकार हैं नाथूराम शर्मा शंकर। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है कि सामान्यतः द्विवेदी युग का समय क्या माना जाता है? तो सामान्य तौर पर द्विवेदी युग का समय काल सन 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी माना जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। बी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि छायावाद को राष्ट्रीय नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? तो छायावाद को राष्ट्रीय नवजागरण से संबद्ध मानने वाले हैं नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सुख सागर के रचयिता कौन है? तो सुख सागर कृति के रचनाकार आपको बताना है। और सुख सागर कृति के रचनाकार का अगर आपने जवाब सदा सुखलाल सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य के प्रथम प्रौढ़ लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो आधुनिक काल में रहस्यवाद की भावना से ओतप्रोत रचनाएं छायावाद युग की देन है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हृदय का मधुभार काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो हृदय का मधुभार काव्य कृति लिखी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? जूही की कली को अश्लील कविता कह करके वापस करने वाले कौन हैं? तो इसका उत्तर आपने अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ आप हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं श्रीधर पाठक। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया? छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में परिभाषित करने वाले हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। बी विकल्प इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है कि सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की है? तो सरोज स्मृति 1935 ईस्वी की रचना करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पाहुण दोहा के रचनाकार कौन थे? पाहुण दोहा के रचनाकार कौन थे? पाहुण दोहा के रचनाकार राम सिंह हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इसका आपको जवाब बताना है और उत्तर में अगर आपने घनानंद को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ आप। अगला प्रश्न, भारतेंदु की कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? तो भारतेंदु ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की है। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई हेमंत कविता का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम कवि इसमें से किसे माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो को। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि कौन है? प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि कौन है? इसका आपको जवाब बताना है और उत्तर में अगर आपने श्रीधर पाठक को सेलेक्ट किया है तो आप सही जवाब के साथ हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। और प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है जो छायावादी काव्य में प्रमुख स्तंभों में है। अगला प्रश्न, निराला की जूही की कली किसका उदाहरण है? तो निराला की जो जूही कली है वह मुक्त छंद का उदाहरण है। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की गई है। तो कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान करने वाले हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? एकलव्य नामक कृति लिखने वाले हैं राम कुमार वर्मा जी। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है? तो छायावाद की जो लघुत्रयी है उसमें जयशंकर प्रसाद जी नहीं आते हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। जबकि महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी लघुत्रयी के अंतर्गत छायावाद के आते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा बनेगा इसका आपको जवाब देना है। और अगर अस्पृश्यता आपने विकल्प डी का चयन किया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हिंदी को संयुक्त प्रांत में कचहरियों की भाषा कब बनाया गया? हिंदी को संयुक्त प्रांत में कचहरियों की भाषा कब बनाया गया? और इसका उत्तर आपने चयन कर लिया 1900 ईस्वी में। तो डी ऑप्शन के साथ आप राइट आंसर पर हैं। अगला प्रश्न है कि राजा शिव प्रसाद किस भाषा के समर्थक थे? राजा शिव प्रसाद किस भाषा के समर्थक थे? तो राजा शिव प्रसाद जो हैं यह नागरी लिपि और आम फाम भाषा। विकल्प ए इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भूगोल हस्तामलक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भूगोल हस्तामलक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? और उत्तर में आपने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद चुना है, तो राइट आंसर आपने चुना है ए विकल्प आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं, तो इनमें नाथ सिद्धों में कौन गिने जाते हैं? और आपने नागार्जुन, चरपट और जलंधर को चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ आप हैं, ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? भारत भारती जो रचना है इसमें राष्ट्रीय भावना दर्शाई गई है, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो इसमें वैदेही, वनवास, भारत भारती और पथिक तीनों ही काव्य ग्रंथ हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रसज्ञ रंजन, विकल्प डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो रत्नाकर द्वारा लिखा गया जो गंगा अवतरण है उसमें रोला छंद का प्रयोग किया गया है, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है कि कवि सम्मेलनों का बादशाह किसे कहा जाता है? कवि सम्मेलनों के बादशाह के रूप में जाने जाते हैं गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही जी, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्रवृत्ति त्रिवेदी युग की नहीं है? इसमें कौन सी प्रवृत्ति त्रिवेदी युग की नहीं है? और उत्तर में हमने चुन लिया है मार्क्सवादी नियम, विकल्प डी इसका सही उत्तर है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीर काल नाम दिया है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीर काल नाम दिया है? और इसका जवाब अगर आपने चुना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिनकर का पर्यायवाची क्या होगा? दिनकर का पर्यायवाची क्या होगा? तो दिनकर का पर्यायवाची बनेगा प्रभाकर, विकल्प बी इसमें राइट आंसर है, प्रभाकर, बी ऑप्शन सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? भारतेंदु युग की समय सीमा आपको बताना है, और आपने उत्तर में बताया 1857 से 1900 ईस्वी तक, तो आपका उत्तर बिल्कुल राइट आंसर है, बी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि साकेत का काव्य रूप क्या है? साकेत एक महाकाव्य है, गुप्त जी द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? और जवाब में आपने राम नरेश त्रिपाठी को दिया है, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया है ऑप्शन बी विठलनाथ, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अविंधन में संधि कौन सी है? अविंधन में संधि कौन सी है? और जवाब आपने लिखा
अपधन, ईंधन, अविंधन। विकल्प बी इसमें राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पंत की कौन सी रचना महाकाव्य की श्रेणी में आती है? पंत की कौन सी रचना महाकाव्य की श्रेणी में आती है? तो सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन कृति जो उनकी है, यह एक महाकाव्य की श्रेणी में आने वाली रचना है और इस रचना के लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया। अगला प्रश्न है कि बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि होती है? बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि कौन सी होगी? और आपने जवाब में सेलेक्ट कर लिया व्यंजन, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। ए विकल्प आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि परिवर्तन कविता संकलित है? परिवर्तन कविता जो है यह संकलित की गई है पल्लव में। विकल्प पल्लव काव्य संग्रह में परिवर्तन संकलित है। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि युग्मक ध्वनि के उदाहरण हैं? इसमें युग्मक ध्वनि का उदाहरण प्रसन्नता होगा। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 57 है कि पंत के किस रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया? तो इसका उत्तर अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे इस प्रश्न पर। तो पंत द्वारा लिखे गए जो महाकाव्य है लोकायतन, डी विकल्प आपने सेलेक्ट किया होगा। बिल्कुल सही उत्तर आपने सेलेक्ट किया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, इसमें सही विकल्प इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निराला की लंबी कविता नहीं है? तो निराला की इसमें कौन सी लंबी कविता नहीं है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया वनमेला। डी विकल्प के साथ हैं आप। राइट आंसर है आपका। जबकि पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा और शिवाजी के पत्र, तीनों ही रचनाएं उनकी एक लंबी कविता के अंतर्गत हैं। प्रश्न संख्या 60 है कि कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? इसमें अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो सूरदास, कुंभनदास और गोविंद स्वामी, ये लोग अष्टछाप के कवि हैं। नरोत्तम दास नहीं है। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मनोविकार में कौन सी संधि है? मनोविकार शब्द में सही संधि का चयन करना है और मनोविकार में विसर्ग संधि होगी। सी विकल्प आपने सही उत्तर बताया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भावुक शब्द का संधि विच्छेद भौ धन उक बनेगा। सी विकल्प आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी। किस बादशाह के आश्रित कवि थे? तो घनानंद मुहम्मद शाह के आश्रित कवि थे। अगर विकल्प सी आपने जवाब दिया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 कि पपिहा जब पूछिए पीयू कहाँ, समस्या पूर्ति किस कवि ने की थी? और इसके उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया है अगर प्रताप नारायण मिश्र जी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ आप हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बहादुर शब्द है? तो बहादुर शब्द जो है यह हिंदी भाषा का शब्द न होकर के बल्कि विदेशी भाषा तुर्की से आया हुआ शब्द है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निराला की दर्शन प्रधान रचनाएं हैं? तो निराला की दर्शन प्रधान रचना जो है वह इसमें कौन सी हो जाएगी? और पंचवटी प्रसंग आपने उत्तर सेलेक्ट किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो मिला लीजिए फटाफट आप लोग। तो इसमें जो है अंतिमा जो है अतिमा, यह पंत की रचना है। गीत गुंज निराला की है। निशीथ राम कुमार वर्मा की और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की रचना है। तो विकल्प इसका बनेगा 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न, विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि विट्ठल नाथ का शिष्य कौन इसमें से नहीं है? तो चीत स्वामी, नंददास और गोविंद स्वामी तीनों ही विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। तो आपने विकल्प ए सेलेक्ट किया होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है। परमानंद दास विट्ठल नाथ के शिष्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली शब्द का आपको चयन करना है। तो इसमें से पुर्तगाली शब्द कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने पुर्तगाली शब्द परात सेलेक्ट किया है तो सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि परोपकार किस प्रकार का शब्द है? तो परोपकार, पर धन उपकार, परोपकार, यह यौगिक शब्द है। बी विकल्प आपने चयन किया, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया था? तो श्रीधर पाठक ने जो अनुवाद किया था वह गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट, द ट्रेवलर और डेजर्टेज विलेज तीनों ही रचनाओं का किया है। तो विकल्प इसका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियां संकलित हैं, यह रचना किसकी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका आपने उत्तर राय देवी प्रसाद पूर्ण को सेलेक्ट किया है। तो सी विकल्प आपके द्वारा दिया गया सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में आपको समास बताना है और आपने गौ के लिए शाला संप्रदान तत्पुरुष सेलेक्ट किया। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो इसका जवाब आपने प्रेम पथिक सेलेक्ट किया। तो सही जवाब के साथ आप हैं, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिना पलक या निमिख गिराए के लिए एक वाक्य क्या बनेगा? बिना पलक या निमिख गिराए के लिए एक शब्द आपको सेलेक्ट करना है और आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया एक टक। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुहावरा का एक अन्य नाम क्या है? मुहावरा का एक अन्य नाम क्या होगा, यह आपको बताना है। और अगर मुहावरा का आपने एक अन्य नाम वाग्धारा सेलेक्ट किया है, ए विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बीन भी हूं मैं रागिनी भी पंक्ति ली गई है, किससे ली गई है? तो बीन भी हूं मैं रागिनी भी, यह पंक्तियां अवतरित हैं महादेवी वर्मा की कृति नीरजा से। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्राची दिग्गज डर कर पुलक रवि रेखा, यह पंक्तियां किस रचना से अवतरित हैं? इसका आपको जवाब बताना है और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया तुलसीदास। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एकलव्य रचना है, एकलव्य कृति के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा एकलव्य एक प्रबंध काव्य है। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई इसमें से कौन सी रचना प्रगतिवादी रचना है? इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा युगवाणी। ए विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है अमल यसीम त्याग से विलसित, यह पंक्तियां
किस रचनाकार की हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर आपने राम नरेश त्रिपाठी को सेलेक्ट किया, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन हैं? खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि इसमें हरिऔध हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। इनके द्वारा प्रिय प्रवास लिखा गया प्रथम महाकाव्य है, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। देखिए, खड़ी बोली के आरंभकर्ता अमीर खुसरो हैं, लेकिन महाकवि की अगर बात की जाए वह हरिऔध ट्रिक होगा, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बादल राग कविता कितने खंडों में विभक्त है? बादल राग कविता कितने खंडों में विभक्त है? तो बादल राग कविता 6 खंडों में विभक्त रचना है, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जो केवल एक आंख वाला है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो जो केवल एक आंख वाला है उसके लिए एक शब्द बनेगा एकाक्षी, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिस स्त्री का पति परदेश हो, जिस स्त्री का पति परदेश हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा पोषित पति का, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? तो विद्यापति द्वारा लिखी गई रचना हो जाएगी कीर्ति पताका, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? और उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, उमड़ करे आंखों से चुपचाप बही होगी कोई कविता अनजान। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह वियोगी हरि की पंक्तियां हैं, विकल्प क्षमा करें, सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राम प्रसाद निरंजनी की रचना इसमें से कौन सी है? तो राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखी गई इसमें रचना बड़ी ही चर्चित रचना है, भाषा योग वशिष्ठ, अक्सर पूछी जाती है, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो यह खड़ी बोली की रचना है, ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी गोरख नाथ को, बी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि लल्लू लाल जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे कहाँ के रहने वाले थे? तो लल्लू लाल जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे वे रहने वाले थे आगरा के, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से
अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सुकवि उपाधि किस कवि को दी गई थी? सुकवि की उपाधि किस कवि को दी गई थी? तो जवाब हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। विकल्प ए इसका सही उत्तर। और अगला प्रश्न है कि साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1880 ईस्वी। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? तो द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा थी खड़ी बोली। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि छायावाद की पहली रचना इसमें से कौन सी मानी जाती है? इसमें से छायावाद की पहली रचना प्रसाद की रचना झरना मानी जाती है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। अगला प्रश्न है कि मोहिका हंसेश की कोहरही इस पंक्ति के कवि कौन हैं? तो यह पंक्तियां जो हैं लिखी गई हैं मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार पुरानी हिंदी का पहला कवि उन्होंने राजा मुंज को माना है। वी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अपभ्रंश साहित्य का अभिमान मेरु कहा जाता है पुष्पदंत को। बी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता देव हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? इसमें भारतेंदु मंडल के कौन से कवि नहीं हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी प्रताप शाही। प्रताप शाही डी विकल्प राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का वर्ष है सन 1800 ईस्वी। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी का यह कथन किसका है? तो कालचक्र पुस्तक से अवतरित यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किसान कृति के रचनाकार कौन है? किसान रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु कौन थे? इसका आपको जवाब बताना है और उत्तर में अगर आपने मत्स्येंद्र नाथ सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए हैं। तो जवाब हो जाएगा तुलसीदास।
विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सुधा निधि किस कवि की रचना है? तो सुधा निधि के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा तोष, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मयंक महिमा के रचनाकार कौन है? मयंक महिमा कृति के रचनाकार कौन है? और आपने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को सेलेक्ट कर लिया, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन विकल्प गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, विकल्प क्षमा करें पंडित देवीदत्त शुक्ल जी को दिया था। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने बाद पंडित देवीदत्त शुक्ल जी को दिया था। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना रसखान की नहीं है? इसमें प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला तीनों रचनाएं रसखान की हैं, जबकि पदावली जो है यह विद्यापति की रचना है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उर्दू में कविताएं लिखने का कार्य रसा उपनाम से किया, जबकि जकी उपनाम से रत्नाकर रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को उनकी कृति प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो चिरगांव मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। क्षमा करें, मैथिली शरण गुप्त जी का यह जन्म स्थान है चिरगांव में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है कि आकाश गंगा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? आकाश गंगा काव्य संग्रह लिखा गया है राम कुमार वर्मा द्वारा। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया था? तो रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा गया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को लक्ष्य करके। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं जो हैं वह प्रकाशित हुई थी रूपाभ में। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका कौन है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखने वाली हैं सुमन राजे। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? तो हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को माना है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले हैं नाभादास। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। तो साथियों, पाठचर्या आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ना अच्छा लगा हो तो मेरा मन रखने के लिए लाइक और शेयर कर दीजिए। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पाठचर्या से आप प्रभावित होंगे और पाठचर्या आपको अच्छी लग रही होगी। तो साथियों, आपसे लें विदा उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।